नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं निर्णयात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका। आज हम कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान विषय का अध्याय 4 का नाम है संस्थाओं का कामकाज। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को करेंगे। प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्नलिखित में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं। इसका सा विकल्प सही होगा, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। तो गृह मंत्री जो है राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। तीसरा है, निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है। इसका सा विकल्प सही है, प्रधानमंत्री। चौथा है, कौन संस्था देश में मौजूद कानून में संशोधन कर सकती है। चौथे प्रश्न का आंसर है सांसद। दा विकल्प इसका सही है। पांचवा है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है। तो भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है 18 वर्ष। पहला विकल्प इसका सही है। छठवां है, संसद के कितने सदन होते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। राज्यसभा से संबंधित अनुच्छेद खालिस्तान है, तो इससे संबंधित अनुच्छेद है 2। 2 राज्यों के बीच का विवाद खालिस्तान द्वारा हल किए जाते हैं। इसका उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय। तीसरा है, SEBC का पूरा नाम खालिस्तान है। इसका पूरा नाम है सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग। चौथा है, निम्न सदन को खालिस्तान कहा जाता है। तो निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है। पांचवा है, भारत की वर्तमान राष्ट्रपति खालिस्तान है। तो भारत की वर्तमान राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अगला है, मंडल आयोग ने खालिस्तान आरक्षण देने की सिफारिश की। इसका उत्तर है पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण। तीसरा प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। पहला है, भारतीय सेनाओं का मुख्य कमांडर राष्ट्रपति होता है। यह कथन सत्य है। दूसरा है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। यह कथन भी सत्य है। तीसरा है, लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। यह कथन भी सत्य है। चौथा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून का पालन करना होता है। यह कथन सत्य है। और पांचवा है, सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। यह कथन भी सत्य है। इस प्रकार से पांचों कथन सत्य हैं। प्रश्न चौथा है, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी मिलानी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम यहाँ लिखेंगे कायदे कानून को मानना। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के सामने लिखेंगे हम देश के न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। ये आप इसके सामने यहाँ जगह कम होने के कारण हमने यहाँ मिला दी है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, तो यह जबलपुर में है। यहाँ हम जबलपुर से मिलाएंगे। और पांचवा है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल जो होता है वो 65 वर्ष होता है। आगे आप देखेंगे, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, निर्वाचन क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर है चुनाव की दृष्टि से घोषित क्षेत्र। दूसरा है, संसद में शामिल है। तो संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। तीसरा है, कैबिनेट क्या होती है। इसका उत्तर है मंत्रिपरिषद का शीर्ष समूह जो निर्णय लेने में सहभागी होता है। चौथा है, गठबंधन सरकार क्या होती है। इसका उत्तर है विधायिका में जब किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो 2 या 3 दलों से मिलकर बनी सरकार को गठबंधन सरकार कहती है। पांचवा है, समय पूर्व न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने को क्या कहते हैं। इसे कहते हैं महाभियोग द्वारा। छठवां है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। इसका उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। सातवां प्रश्न है, किसके हस्ताक्षर के पश्चात प्रस्ताव कानून बनता है। इसका उत्तर है राष्ट्रपति। आठवां है, सर्कुलर जारी कौन करता है। इसका उत्तर है सरकार। नौवां है, प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या जरूरी है। इसका उत्तर है प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त होना जरूरी है। 10वां है, दूसरा पिछड़ी जाति आयोग कब बना, वह किसकी अध्यक्षता में। इसका उत्तर है दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग 1 जनवरी 1979 में विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में बना। आगे है, 11वां, इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार का मामला किससे संबंधित है। तो यह आरक्षण से संबंधित मामला था। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न है, द्वितीय पिछड़े वर्ग आयोग को किस नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर है मंडल आयोग के नाम से। दूसरा प्रश्न है, 1978 में लोकतंत्र कैसे काम करता है। इस प्रश्न का उत्तर छात्रों आप पुस्तक से ढूंढ के स्वयं लिखें। आगे हमने तीसरे प्रश्न का उत्तर
प्रश्न है मंत्रिमंडल क्या करता है? इसका उत्तर है मंत्रिमंडल देश से संबंधित बड़े बड़े निर्णय करता है। चौथा है सर्वोच्च न्यायालय का क्या काम है? इसका उत्तर है वह संस्था जो कानूनों, नीतियों तथा उनके कार्य रूप से जुड़े विवादों का समाधान करती है। पांचवा प्रश्न है भारत की संसद का क्या काम है? इसका उत्तर है देश के लिए कानून बनाना। छठवां प्रश्न मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है? तो मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। सातवां प्रश्न है अमेरिका की राष्ट्रीय विधान पालिका का नाम बताइए? तो इसका नाम है कांग्रेस। निम्न सदन को प्रतिनिधि सदन तथा ऊपरी सदन को सीनेट कहा जाता है। ये इसका आंसर है। आगे आठवां प्रश्न है ब्रिटिश विधान पालिका को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है सांसद संसद। निम्न सदन को कॉमन सदन है तथा ऊपरी सदन को लॉर्ड सदन कहा जाता है। आगे देखेंगे प्रश्न 9वां है भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है तथा किस आधार पर? तो इसका उत्तर है 12 सदस्य, यानी भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है और इसका दायरा जो है आधार जो होता है कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा के आधार पर ये 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 10वां प्रश्न है राज्यसभा का कार्यकाल बताइए? तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। इसका एक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। इस प्रकार से ये आंसर होगा। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न पहला है राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए योग्यताओं का वर्णन कीजिए। इसका पहला है वह भारत का नागरिक हो। दूसरा है वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा है वह लोकसभा के लिए सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। और चौथा है उसके पास लाभ का पद ना हो। इस प्रकार से ये राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए योग्यताएं हैं। दूसरा प्रश्न है सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ व उसका महत्व स्पष्ट कीजिए। दूसरे प्रश्न का आंसर है सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय पद्धति की आधारशिला है। इसका अर्थ यह है कि सभी मंत्री साझी रूप से एक दूसरे के विभागों के संचालन के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी हैं। भारतीय संविधान में सामूहिक उत्तरदायित्व का उल्लेख संविधान की धारा 75 के तीसरे उपभाग में किया गया है जिसमें कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। यदि मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व ना हो तो संसदीय प्रणाली कार्य नहीं कर सकती है। इस प्रकार से इसका आंसर हम लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है उपराष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है? उसे कैसे हटाया जाता है? इसका आंसर हमें लिखना है। होता है संविधान की धारा 66 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का चुनाव हेतु निर्वाचन मंडल का प्रावधान मिलता है। इस निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर जिसे लोकसभा भी स्वीकार कर ले हटाया जा सकता है। प्रश्न चौथा है संसद किस प्रकार कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है? इस प्रश्न का उत्तर है संसद कार्यपालिका पर अनेक तरीकों से नियंत्रण रखती है। पहला है इनमें मंत्रियों से प्रश्न व पूरक पूछना। दूसरा है काम रोको प्रस्ताव करना। तीसरा है नीतियों की आलोचना करना। चौथा है मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास करना। पांचवा है वित्तीय समितियों द्वारा सरकार के व्यय की जांच करना। और छठवां है जांच व संरक्षण समितियों द्वारा मंत्रियों के विभागों पर नियंत्रण। इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न है राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व कौन सी शपथ ली जाती है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व जो शपथ ली जाती है उसका वर्णन संविधान की धारा 60 में किया गया है। राष्ट्रपति पद की शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। राष्ट्रपति पद की शपथ निम्न है। यहाँ ये शपथ है मैं खालिस्तान, यहाँ राष्ट्रपति अपना नाम लेता है, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन अथवा राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान तथा विधि का परीक्षण, संरक्षण तथा प्रतिरक्षण करूँगा तथा मैं भारत की जनता की सेवा तथा कल्याण करूँगा। छठवां प्रश्न है संवैधानिक अध्यक्ष से आप क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है संवैधानिक अध्यक्ष का अर्थ है संविधान द्वारा निश्चित किया गया अध्यक्ष। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका की शक्तियों के स्वामी है परंतु यह आवश्यक नहीं है कि जो संवैधानिक अध्यक्ष हो वह वास्तविक अध्यक्ष भी हो। भारत के संवैधानिक अध्यक्ष का पद राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति राज्य के अध्यक्ष हैं, सरकार के नहीं। संसदीय अथवा मंत्रिमंडल व्यवस्था के अंतर्गत राज्य अध्यक्ष तथा सरकार अध्यक्ष में भेद किया जाता है।
संवैधानिक अध्यक्ष के नाम पर चलने वाली शक्तियों का प्रयोग वास्तविक कार्यपालिका जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं द्वारा किया जाता है। 7वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, ऐसे अध्यादेशों की जानकारी दीजिए। उत्तर है, संविधान की धारा 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। उस समय जबकि संसद की बैठक ना हो रही हो, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, परंतु जब संसद की बैठक बुलाई जाती है तो उस बैठक को प्रथम दिन से लेकर 6 सप्ताह के बीच राष्ट्रपति को उस अध्यादेश की स्वीकृति संसद से प्राप्त करनी पड़ती है। यदि संसद अध्यादेश को स्वीकार नहीं करती तो अध्यादेश वापस ले लिया जाता है, और यदि संसद द्वारा अध्यादेश स्वीकार कर लिया जाता है तो वह अध्यादेश कानून बन जाता है। 8वां प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर है, उपराष्ट्रपति मुख्यतः 2 प्रकार के कार्य करते हैं। पहला, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना। इस संबंध में उन्हें लगभग वही कार्य करने होते हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। दूसरा है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाही। राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति को वे सभी शक्तियां तथा सुविधाएं प्राप्त होती हैं जो राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। राष्ट्रपति की मृत्यु पर उपराष्ट्रपति अधिक से अधिक 6 महीने तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएं हैं जो महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करती हैं। मंत्रियों द्वारा किए गए फैसले को लागू करने के उपयोग के लिए एक निकाय के रूप में नौकरशाह जिम्मेदार होते हैं। आगे है, सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहां नागरिक और सरकार के बीच विवाद अंततः सुलझ जाते हैं। 9वां प्रश्न है, भारत की संसद के प्रमुख कार्य क्या हैं? उत्तर है, पहला, किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है। कानून बनाने या विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं। दुनिया भर की संसदें नए कानून बना सकती हैं, मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती हैं या मौजूदा कानून को खत्म कर उसकी जगह नए कानून बना सकती हैं। दूसरा है, दुनिया भर में संसद सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती हैं। भारत जैसे देश में उसे सीधा और पूर्ण नियंत्रण हासिल है। संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले फैसले कर सकते हैं। तीसरा है, सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक पैसे को खर्च किया जा सकता है। चौथा है, सार्वजनिक मसलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च संघ है। संसद किसी भी मामले में सूचना मांग करती है। 10वां प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक क्यों कहा जाता है? उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। इसके पीछे मुख्य तर्क यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून अध्यादेश को जिसे वह संविधान के विरुद्ध मानता है उसे असंवैधानिकता घोषित कर सकता है, क्योंकि संविधान की व्याख्या व किसी कानून की संवैधानिकता का अंतिम निर्णय लेने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, इसलिए उसे ही संविधान का संरक्षक कहा जाता है। 11वां प्रश्न है, राज्यपाल की विवेकीय शक्तियों का विवेचन कीजिए। इसका उत्तर, राज्यपाल की विवेकीय शक्तियों का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित किया जा सकता है। पहला है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना जब विधानसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो। दूसरा है, राज्य प्रशासन का राष्ट्रपति को सूचना प्रतिवेदन देना। तीसरा है, राज्य विधानसभा संघ करना जब कोई मुख्यमंत्री विधानसभा का विश्वास खो बैठता है तब राज्यपाल अपनी इच्छा से विधानसभा भंग करता है, ना कि मुख्यमंत्री की सलाह पर। चौथा है, किसी विचाराधीन विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना। 12वां प्रश्न में मंडल आयोग के बारे में लिखिए। छात्रों, इसके बाद जो प्रश्न है 12वां प्रश्न से आगे तक के जो प्रश्न हैं इनके उत्तर आप पुस्तक से खोजकर स्वयं लिखें। अगर हम इसका आंसर करेंगे तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अतः आप इनके प्रश्नों के उत्तर पुस्तक से ढूंढकर कर लें। इस प्रकार से हमने अध्याय 4 संस्थाओं का कामकाज के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।